हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था और हमने डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को एनालाइज करना है और देखना है उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्लास्टिक के बारे में और आपसे कहा गया था कि कौन से जो प्लास्टिक हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी कि उनमें रंग नहीं पाया जाता है। हमने बात की थी प्लास्टिक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कि उनमें कलर पाया जा रहा है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है कि उसमें कलर नहीं पाया जा रहा है क्योंकि वो क्या है, रंगहीन है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर सही आया था वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आया था। के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हमें ये कहा गया था कि जो कच्चे फल होते हैं पकने के बाद उनके कलर में चेंजेस आ जाता है। क्या रीजन है कि उनका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है? तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वो घटना जहाँ साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सिकुड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने सेल को डाला और सेल वहाँ पे सिकुड़ गई है, तो क्या हम उसे कहते हैं? तो हमने कहा उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस इस घटना को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि जब यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है? हमने कहा एटीपी की फॉर्म में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि किसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका का पावर हाउस कहेंगे या ऊर्जा गृह कहेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करना है। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से गलत हुआ है तो उस टॉपिक को आप फिर से पढ़ेंगे। के बाद आज जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा यह है डैश कॉइन द टर्म सेल, यानी कि जो सेल है उस शब्द की उत्पत्ति किसने की, या जो सेल शब्द किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, गोबरचेव, सेकंड आता है हिमलर, तीसरा आता है रॉबर्ट हुक, नेक्स्ट है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है कि जो सेल शब्द है वो किसने दिया था। तो जब हम बात कर रहे थे सेल के बारे में, जब हम बात कर रहे थे सेल के बारे में, तो हमने दो प्रकार की सेल की बात की थी। हमने बात की थी लिविंग और नॉन लिविंग सेल की बात। तो अगर कभी भी सेल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रॉबर्ट हुक ने की है। क्योंकि यहाँ पे क्या, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन किस प्रकार की सेल वो थी, हमने कहा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग सेल किस प्रकार से थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो पेड़ होता है, पेड़ की जो बार्क होती है, उन्होंने जब उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि वहां पे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जा रही हैं। इस प्रकार की संरचना, उन्होंने बहुत सारी संरचनाएं देखी और इन संरचनाओं को फिर क्या नाम दिया गया, सेल नाम यहाँ पे दिया गया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रॉबर्ट हुक ने ही यहाँ पे सेल की खोज की और सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को ही डिस्कवर किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी हुई। और आपने ये ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आपका आंसर कुछ और होता। अगर आपसे सिंपली पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि जो लाइसोसोम है उसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए होता है। और नेक्स्ट कह रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी क्या है यहाँ पे गलत नहीं है। पहला कह रहा है कि इनमें से कोई भी क्या है गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो कह रहा है वो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। और लास्ट कह रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं है। आपके लिए क्या करना है, ऑप्शन को पढ़ना है और उसके बाद अपने सही आंसर को यहाँ पे टिक करना है। तो ऑप्शन को पढ़िए और उसे टिक कीजिए। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा सबसे पहले देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो हमने कहा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमने क्या बात की थी, जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या होते हैं, पाचक रस होते हैं। और पाचक रस अगर वो थैली फट जाती है, जो लाइसोसोम है वो फट जाता है, तो पूरी जो सेल है उसे क्या कर देगा, पचा देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम है वो क्या है, आत्मघाती थैली है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अपना डीएनए होता है। ये भी बात हमने पढ़ी थी, हमने कहा था जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना डीएनए यहाँ पे होता है। अगर हम पहले पॉइंट को देखें, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो देखिए साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, हम कह रहे हैं कोशिका द्रव। ठीक है, हमारे पास ये सेल आती है, सेल में ये क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अब ये कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। जब भी बात आएगी यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की, इसका मतलब होता है कि जो लिक्विड सेल में है यानी कि साइटोप्लाज्म, और जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर है, उन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि अगर प्रोटोप्लाज्म की बात हुई है तो पूरे लिक्विड की बात हुई है, जो भी सेल के अंदर है, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो चाहे वो सेल के अंदर हो, दोनों की बात हो रही है। और अगर हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं तो साइटोप्लाज्म सिर्फ कोशिका द्रव को ही यहाँ पे बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में रसधानी का कार्य नहीं है। आपको पूछा गया है किसके बारे में, रसधानी यानी वैक्यूल के बारे में। क्या क्या चीजें हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ी थी, हमने कहा था प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। लेकिन अगर बात करें प्लांट सेल की, बात करें एनिमल सेल की, दोनों में डिफरेंस होता है। हमने अगर एनिमल सेल की बात करें, इस प्रकार से अगर ये एनिमल सेल की बात करें, तो ये पूरा जो पोर्शन है इसे हम क्या कह रहे हैं, ये है वैक्यूल। और ये कौन सी है, प्लांट सेल है। अगर हम एनिमल सेल की यहाँ पे बात करें तो हमने कहा छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, वैक्यूल पाए जाते हैं। तो आपने क्या देखा, अगर हम एनिमल सेल के कंपेयर करें तो एनिमल सेल में क्या होगा, जो वैक्यूल है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। मेन जो फंक्शन इनका होता है वो क्या होता है, वो हम तब जानेंगे जब हम अपने ऑप्शन को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये अच्छे से पता है कि जो वैक्यूल है उसका फंक्शन क्या है, तो आप अपने आंसर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपसे पूछा गया कि राजधानी का कार्य नहीं है, यानी कि हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये होगा कि वो राजधानी का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास कह रहा है दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि वे विषाक्त चयापचय अपशिष्टों का संग्रह करते हैं। तो जब हमने बात की थी हमने कहा था वैक्यूल का क्या फंक्शन है, वो संग्रह करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन में ये मदद करते हैं। अब कोशिका विभाजन में मदद करते हैं या नहीं करते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे और ऑप्शन को पढ़ लेंगे। ये कह रहे हैं दे हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी, यानी कि वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं। तो जब हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा था, हमने क्या बात की थी, वैक्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल भी होगा, वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट भी होंगे, वहाँ पे पानी भी होगा, और ये सारी चीजें क्या करती हैं, टर्जिडिटी को मेंटेन करती हैं।
यानी कि जो पौधा होगा, जो प्लांट है, उसमें उससे कैसे बनाए, टर्जिट बनाए रखते हैं। तो टर्जिडिटी में क्या होता है, मैंने आपसे कहा था अगर हम किसी पौधे को पानी नहीं देते हैं तो उसकी जो लीफ है, उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। फिर आपने क्या किया, उसे पानी दिया तो जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ऐसे फूल जाती हैं। तो जो पत्तियां फूली हुई है वो क्यों है, वो टर्जिडिटी के कारण है, क्योंकि वहां पे क्या है, उनके हर एक सेल्स में पानी वहां पे भर गया है। तो क्या कर रही है यहाँ पे, जो वेक्यूल्स है टर्जिडिटी को प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल, ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि वे संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने यही बात की थी, जब टर्जिडिटी की बात हो रही है तो यही बात हो रही है। अगर वैक्यूल्स में पानी नहीं है या अदर मटेरियल की कमी हो गई है तो जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। फिर हमने पौधे को पानी दिया, इसका मतलब जो वैक्यूल है, वैक्यूल में सफिशिएंट अमाउंट में पानी आ गया है। अब जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल फूल गई हैं वहां पे, इसका मतलब कि यहाँ पे संरचनात्मक रूप से भी सहायता प्रदान कर रही है। इसका मतलब हमारे 3 ऑप्शन सही आ गए हैं। लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन को मार्क नहीं किया, वो है सेकेंड। ये बात कर रहा है सेल डिवीजन के बारे में। अब आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है। देखिए, हमने कहा हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि हम यही पूरे चैप्टर में पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसे बना, हमने कहा जो एक सेल है वो 2 सेल में टूट गई, जो 2 सेल है वो 4 सेल में टूट गई, 4 सेल 8 सेल में टूट गई। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने कहा एक सेल है, एक सेल से यहाँ पे 2 सेल बने। अब फिर ये जो प्रोसेस है ये फर्दर आगे हो रही है और इन 2 सेल से यहाँ पे क्या है, 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखिए, ये सेल डिवीजन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कह रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोशिका विभाजन हो रहा है। और जब हमने पढ़ा था कि कैसे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर का फॉर्मेशन हुआ, तब हमने कोशिका विभाजन के बारे में जाना था। तो यहाँ पे सेल डिवाइड कैसे कर रहे हैं, देखिए हमने कहा अगर ये सेल 2 पार्ट में टूट गई है, इसका मतलब अगर हम देखें सिंपली, हमने एक रोटी को लिया, एक रोटी को जब हमने 2 पार्ट में तोड़ा तो उनका जो साइज है वो कम हो गया है। ये बात क्लियर है, यही हम होता है, हम कोई भी चीज के अगर 2 टुकड़े कर दे तो उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है कि नंबर बढ़ गया है। लेकिन क्या साइज में कोई डिफरेंस आया है, अगर आप इसका कंपेयर करें इसके साथ, इसका कंपेयर करें इसके साथ, तो क्या इनके साइज में कोई डिफरेंस है, नहीं, इनके साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। क्योंकि अगर साइज में डिफरेंस आता तो क्या होता, इस सेल से ये दोनों सेल छोटी होती, फिर इनसे फिर 2-2 सेल बनी है तो ये फिर और छोटी होती, और इस प्रकार से एक टाइम ऐसा आता कि नई सेल का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर सेल छोटी होती रहेगी तो एक टाइम पे जो सेल है वो ऐसे स्टेज पे आ जाएगी कि उसका जो विभाजन है, उसका डिवीजन हो ही नहीं पाएगा। तो कैसे यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ होगा, देखिए हमने कहा जब भी सेल डिवीजन होता है वहां पे जो भी सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसका अमाउंट पहले डबल होगा। जैसे कि यहाँ पे है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे है क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पे है ऑर्गेनेल। सब चीजों का जो अमाउंट है वो क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, जब डबल हुआ तो ये 2 पार्ट में टूट गई, और जब 2 पार्ट में टूटी तो हमने देखा कि जो शेप, ये क्या है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का मतलब है जनक कोशिका, और ये क्या है, यहाँ पे डॉटर सेल है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, संतति कोशिका कहेंगे। ये क्या है, पेरेंट है, और ये इनकी क्या है, संतान है, तो इसे हम संतति कोशिका कहते हैं। तो जो शेप यहाँ पे संतति कोशिका का है वही पेरेंट सेल का भी है। यहाँ पे जब पूरी जो सेल है वो मेच्योर हो जाती है, दोनों का जो शेप है वो यहाँ पे सेम ही है। इतनी बात क्लियर है, और यहाँ पे आगे जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। यही सेम चीजें अगर हम देखें, यही सेम चीज अगर हम अमीबा में देखें, तो हमने अमीबा को पढ़ा है और आपने बहुत बार इसका क्या देखा, एग्जाम्पल भी देखा है, आपने इमेज भी देखी है। तो अमीबा हमने क्या कहा, कोई निश्चित शेप नहीं होता है अमीबा का। ये है अमीबा, पेरेंट सेल है, इसमें चेंजेस हुए और धीरे धीरे आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया आपने, कि जो न्यूक्लियस है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या हो गया है, डबल हो गया है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर से आपने इसमें चेंजेस आया, फिर से आपने क्या देखा, जो यहाँ पे क्या है, अब जो साइटोप्लाज्म अंदर होगा, जो यहाँ पे लिक्विड होगा, वो भी यहाँ पे क्या है, डबल हो गया है। इतनी बात क्लियर है। और जब ये डबल हो गया तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 2 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, जब तक ये सेल छोटी रहेंगी तब तक इनका साइज छोटा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनमें मेच्योरिटी आएगी, इनका जो साइज है वो पेरेंट सेल जितना ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो भी मटेरियल था वो डबल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पहले न्यूक्लियस क्या हुआ, डबल हुआ, फिर यहाँ पे जो लिक्विड था वो भी क्या हुआ, डबल हुआ, और तब जाके यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें वैक्यूल को, तो वैक्यूल का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। वैक्यूल का जो फंक्शन है वो स्टोरेज का है, शेप देता है वो, और हमने क्या कहा, टर्जिडिटी को प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से जो सेल का कार्य नहीं है वो कौन सा है, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आता है, कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में वैक्यूल का यहाँ पे कार्य नहीं होता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास आता है, उसमें हमसे पूछा गया है, वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर, यानी कि कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। हमने कहा था सेल ऑर्गेनेलीज अलग अलग हमारे पास आती हैं और उनका फंक्शन भी यहाँ पे अलग अलग होता है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लाइसोसोम में प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्रोमोसोम। उसके बाद कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। अब आपको अपना आंसर सेलेक्ट करने के लिए चारों ऑप्शन के आंसर आने चाहिए। हर एक क्वेश्चन में आप यही करेंगे। आपने क्या देने, या तो आपको अपना आंसर आता होगा, या फिर आपको जो अदर ऑप्शन है उनके फंक्शन पता होंगे, तो आप अपने आंसर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा यहाँ पे क्या हो रही है, बन रही है, ऊर्जा यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के बारे में हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा था। जब हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, तब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि गुणसूत्रों की क्या यहाँ पे भूमिका होती है। आपने क्रोमोसोम के बारे में सिर्फ इतना यहाँ पे पढ़ा है कि जो सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। और जब सेल डिवीजन जब सेल डिवीजन यहाँ पे होता है, तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है वो वहाँ पे रॉड शेप स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इस शेप में, इस शेप में पाए जाते हैं, जब यहाँ पे सेल में क्या चल रहा होगा, डिवीजन चल रहा होगा। इतनी सी बात आपने क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे पढ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये क्या है, आत्मघाती थैली, हमने इसे कहा था। लाइसोसोम को हमने क्या माना यहाँ पे, आत्मघाती थैली। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है, कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन और फैट का निर्माण होता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इसके हमने 2 प्रकार पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है। हमने कहा पहला है RER और दूसरा है SER। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। और SER में क्या होगा, यहाँ पे फैट यानी कि वसा का निर्माण होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। हमने कहा कि राइबोसोम के द्वारा। ठीक है।
आपसे पूछा ये गया था कि प्रोटीन और लिपिड का जो निर्माण है वो कहाँ हो रहा है, लोकेशन आपसे पूछी गई थी। अगर लोकेशन आएगी कि कहाँ पे हो रहा है, आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, आप देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ है? क्योंकि इसमें राइबोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे राइबोसोम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। ये बात क्लियर है प्रोटीन के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो वसा का निर्माण हो रहा है, ये बात क्लियर है। दूसरा का फंक्शन अगर हम देखें एससीआर का, तो हमने कहा ये क्या करता है, जो सेल है उसे डिटॉक्सिफाई करता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन आपके पास आते हैं आपको पहले अपना आंसर यहाँ पे चूज करना है। दूसरा, जो आपके पास अदर ऑप्शन होते हैं वो भी आपको देखना है कि उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बात तब की है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर पर ही फोकस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें कहा गया है द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन thereby equalize water concentration is called। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की जब भी लैंग्वेज लंबी होती है तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, हमें तोड़ तोड़ के उस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें एक प्रक्रिया का नाम बताना है, एक प्रोसेस का हमें नाम बताना है। अब क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, जिसके द्वारा पानी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से ट्रैवल कर रहा है। क्या क्वेश्चन हमें बता रहा है, हम ये चीजें देख लेते हैं। हमने कहा एक हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आती है, क्या है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक मेम्ब्रेन हमने बना ली है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि यहाँ से कुछ कुछ चीजें क्या होंगे, ट्रैवल होंगी, सारी ही चीजें यहाँ पे पास नहीं होंगी। जो चीजें यहाँ से यहाँ पास हो रही हैं सारी चीजें पास नहीं होंगी, सेलेक्टेड चीजें यहाँ पे क्या होंगी, पास होंगी। ठीक है, कैसे पास हो रही है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में यहाँ पे पास हो रहा है। और बात यहाँ पे किसकी की जा रही है, पानी की बात की जा रही है। आपको ये कहा गया है यहाँ पे पानी की क्या है, उच्च सांद्रता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि इस साइड, हमारा जो इस साइड है वहां पे क्या है, पानी अधिक है। दो साइड है हमारी, हमने कहा ये राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये क्या हमारी राइट साइड है और ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में जो पानी का कंसंट्रेशन है वो आपको अधिक दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे राइट साइड की, तो पानी का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे कम दिखाया गया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वहां पे क्या हो रहा है, जो पानी है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है। ठीक है, अब क्यों जा रहा है, ताकि पानी की सांद्रता बराबर यहाँ पे हो जाए। ठीक है, यही होगा। हमने कहा यहाँ पे ज्यादा पानी है, यहाँ पे कम पानी है। अब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक पानी का जो अमाउंट है वो बराबर ना हो जाए। यही हम सेम तब देख सकते हैं जब हमारे पास दो बीकर आते हैं। ठीक है, दो बीकर हमारे पास आते हैं, दोनों का साइज क्या है, इक्वल है। अब एक बीकर में क्या है, पानी इतना ही है यहाँ पर, और एक बीकर में पानी इतना है। ठीक है, अब अगर पानी को यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम क्या करें, एक पाइप यहाँ पे बना दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो पानी है वो यहाँ जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि पानी का जो अमाउंट है दोनों में इक्वल ना हो जाए। ठीक है, दोनों जो यहाँ पे बीकर है दोनों में पानी का जो अमाउंट है जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे पानी अब कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो सेम यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, देखिए जब हमने कहा कि यहाँ पे कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रही है तो दो चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान आता है। एक हमें ध्यान आता है डिफ्यूजन का, यानी कि विसरण का, और एक हमें ध्यान आता है ऑस्मोसिस का। ठीक है,
यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रही है। लेकिन जब भी बात आती है डिफ्यूजन की, हम बात करते हैं गैस की। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जब भी यहाँ पे कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रेवल कर रही है तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। दो शब्दों के बारे में हमने पढ़ा है, हमने डिफ्यूजन यानी कि विसरण के बारे में पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस के बारे में यहाँ पे पढ़ा। अब हमने कहा डिफ्यूजन की जब भी बात आएगी हम गैस की बात करेंगे, ऑस्मोसिस की जब भी बात आएगी हम पानी की बात करेंगे। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, कह रहा है इवेपोरेशन है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है। अब यहाँ पे हमारे जो काम के शब्द हैं वो दो हैं, और दो में से आपका आंसर आपको पता है, क्या इसका आंसर होगा, हम कहेंगे इसे ऑस्मोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब अगर हम ये देखें इवेपोरेशन की अगर बात की जाए तो इवेपोरेशन यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण में क्या होगा, सिंपली जो पानी है वो भाप के रूप में क्या होगा, वो भाप के रूप में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाता है। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, और आप ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उन टॉपिक को आप फिर से घर में जाके रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।